सभी शरीर की जड़ें नाभि में होती है, नाभि के बाद हार्ट डेवलप होता है, हार्ट से फिर स्पाइन और ब्रेन डेवलप होता है। इसलिए सारी रीढ़ की हड्डी से सारा शरीर इंटरलिंक्ड है। देखिए, रीढ़ की हड्डी की जो उसकी अपनी बीमारी है वो ज़्यादा नहीं होती, मगर रीढ़ की हड्डी के कारण शरीर में बहुत बीमारी हो जाती है। जितनी बढ़िया पूंछल की हड्डी होगी आदमी की और गॉल ब्लैडर होगा, उतने बढ़िया उसके डिसीजन होंगे और उतना भी वो निडर रहेगा। लोगों को कोई भी वायरस और बैक्टीरिया धरती पे नहीं मार सकता अगर किसी का खान पान, इम्यून सिस्टम ठीक है। 99% केस ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, एक्सरसाइज से ठीक हो जाते हैं, या जड़ी बूटियों से या दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। एशिया होम रेमडीज़ का भंडार है। एशिया की किचन को ही बेसिकली ड्रग स्टोर बोलते हैं, स्पेशली इंडिया की किचन को। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठास स्वागत करता हूं। आज मैं आया हुआ हूं फन विला डॉक्टर जोगिंदर टाइगर जी के पास। डॉक्टर जोगिंदर टाइगर विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर है और इनका हर्बल मेडिसिन पे किया हुआ काम भी विश्व प्रसिद्ध है। डॉक्टर साहब पिछले 35 साल से यहाँ पे क्लिनिक चला रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा लगा आपने मेरे को इस प्रोग्राम में शामिल किया। थैंक्स अ लॉट। दर्शकों की डिमांड पे आज हम रीढ़ की हड्डी पे बात करेंगे। तो रीढ़ की हड्डी क्या होती है और इसका बॉडी में क्या रोल है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। दरअसल जो रीढ़ की हड्डी है इसको बैकबोन भी कहते हैं, ठीक है। इसको स्पाइन भी बोलते हैं, अलग अलग भाषा में इसके अलग अलग नाम हैं। रीढ़ की हड्डी वर्चुअली जब माँ के गर्भ में भ्रूण से बच्चे का बर्थ होता है, हार्ट के बाद रीढ़ की हड्डी और ब्रेन ही बनता है। सबसे पहले भ्रूण से हार्ट बनता है, हार्ट से फिर रीढ़ की हड्डी और ब्रेन बनता है। इसलिए जो रीढ़ की हड्डी है वो एक हमारा ब्रेन ही है। ब्रेन से जितना भी फंक्शन बॉडी में होता है, चाहे हमारी बाहें करती है जिनको आर्म्स बोलते हैं, चाहे लेग्स करती है, चाहे पाँव करते हैं, चाहे हाथ करते हैं, चाहे स्टोमिक करता है, चाहे किडनी करती है, चाहे लीवर करता है, चाहे हार्ट करता है, चाहे स्प्लीन करती है, चाहे इंटेस्टाइन करती है, वो रीढ़ की हड्डी से ही ब्रेन से रिलेटेड है। रीढ़ की हड्डी के साथ ही वो सारा सिस्टम ब्रेन से ऑपरेट होता है। हार्ट में उसका मेन फंक्शन होता है। हार्ट से क्योंकि सारा सिस्टम बनता है, इसलिए उसकी जड़ें हार्ट स्प्लीन से बनता है, नेवल से, जिसको नाभि कहते हैं। सभी शरीर की जड़ें नाभि में होती है, नाभि के बाद हार्ट डेवलप होता है, हार्ट से फिर स्पाइन और ब्रेन डेवलप होता है। इसलिए सारी रीढ़ की हड्डी से सारा शरीर इंटरलिंक्ड है। रीढ़ की हड्डी की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? देखिए, रीढ़ की हड्डी की जो उसकी अपनी बीमारी है वो ज़्यादा नहीं होती, मगर रीढ़ की हड्डी के कारण शरीर में बहुत बीमारी हो जाती है। रीढ़ की हड्डी में तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो कंसीडर करते हैं, डॉक्टर लोग भी करते हैं, रीढ़ की हड्डी में हमारी में 33 मणके होते हैं। मणके इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड चलती है, ये अंदर से खाली होते हैं, उसके अंदर चलती है, इसलिए मणके माला की तरह पुरी होती है, ठीक है। इनको अंग्रेजी भाषा में वर्टिब्रा कहते हैं। वर्टिब्रा इसको कहते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर वर्टिकल चुने होते हैं, ऐसे चिने होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसे वर्टिकल से वर्टिब्रा बना है, ठीक है, वैसे मणके बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो सर्वाइकल है इसके 7 मणके होते हैं। सर्वाइकल में जो मेन ऊपर वाला मनका है उसको एटलस कहते हैं। एटलस जो हमारे हेड को सपोर्ट देकर संभालता है। उसके नीचे वाले को ऑक्सिस कहते हैं। वो एक मेक की तरह लगा होता है, वो एटलस को फिक्स रखता है और उसका बैलेंस बनाकर रखता है। उसके आगे फिर इसके अलग अलग हैं, जैसे फिर पहले एटलस को C1 बोलते हैं, फिर उसको ऑक्सिस को C2 बोलते हैं, फिर C3 है, C3 है, फिर C4 है, फिर 5 है, C6 है, C7 है। इसलिए इन सभी मनकों के सभी वर्टिब्रों के ऊपर सर्वाइकल के अपने अपने फंक्शन हैं। उसके आगे हमारे 12 मनके और होते हैं, जिनको हम पिंजर की मनके भी कह सकते हैं, या ट्रंक की मनके भी कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी के, या उसको आजकल जो थ्रासिस बोलते हैं उसके भी कह सकते हैं। थ्रासिस का मीनिंग ही होता है रिब्स से बना हुआ पिंजर, उसके 12 मनके होते हैं। उसके आगे फिर 5 मनके हमारी रीढ़ की हड्डी में लंबर के होते हैं, ठीक है। लंबर के आगे फिर एक मनका होता है
जिसको सैक्रम बोलते हैं। वो त्रिकोना होता है, उसमें 5 जुड़े हुए मनके और होते हैं। उस मनके के नीचे होता है कॉक्सी, जिसको फ्यूज्ड या पूछल की हड्डी बोलते हैं। उसमें कई जगह 3 होते हैं, कई जगह 4 होते हैं। जब 4 आ जाते हैं तो जो 34 मनके बन जाते हैं, अमूमन वो 33 रहते हैं। इसलिए टोटल ये मनके रीढ़ की हड्डी के 7 और 12 19 और 5 24 और 5 सैक्रल के 29 और 4 पूछल की हड्डी के 33 होते हैं। 33 ही हमारी हिंदी भाषा के अल्फ़ाबेट हैं। पाणिनि जी का इस पे बहुत बड़ा काम है। रीढ़ की हड्डी का एक दूसरा फंक्शन ये होता है, जैसे योग में कहते हैं ना, पहले मूल द्वार है, ठीक है, मूलाधार जिसे बोलते हैं, फिर उसके आगे स्वाद स्थान है, फिर उसके नाभि चक्र है, ठीक है, जिसको अग्नि चक्र भी बोलते हैं, फिर उसके आगे अनहद चक्र है, जिसे हम दिल से जोड़कर दिल चक्र भी बोल देते हैं कुछ लोग, फिर उसके आगे बेशुद्ध चक्र है यहाँ, फिर उसके आगे आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र के उत्ते ब्रह्मरंध्र है जिसको सहस्त्रधारा बोलते हैं। ये इसके 7 स्टेज होती है। 7 स्टेज में 7 इसके हमारे जोन बनते हैं, फ्लेक्सेस बनते हैं। 7 किस्म की जो हमारी रीढ़ की हड्डी से उससे भाषा को कंट्रोल करने का सिस्टम रीढ़ की हड्डी के पास ही है। इवन हमारे अगर रीढ़ की हड्डी में कोई मुश्किल आ जाए, उसके रिफ्लेक्सेस में मुश्किल आ जाए, हमें जिस जोन में आएगा, जैसे निचला जोन है उसमें अलग किस्म के शब्द हैं, दूसरे में अलग किस्म है, स्वादिष्टान के, नाभि के अलग हैं, हार्ट के अलग हैं, ठीक है, बेशुद्ध के अलग हैं, आज्ञा चक्र के अलग हैं। जिस जोन में प्रॉब्लम आ जाती है वो 33 जो शब्द हैं उनका अलग अलग जोन में हम उच्चारण करते हैं। अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो वो शब्द बोलने में भी थोड़ी कठिनाई आती है हमें। रीढ़ की हड्डी, उसके साथ साथ इसके जो बीमारियों की बात आप करते हैं, एक तो सर्वाइकल की बीमारी होती है इसमें, जो कहते हैं अभी सर्वाइकल पेन जो होती है। दूसरा ये जो ट्रंक वाला है, जिसको थ्रासिस पार्ट कहते हैं, जिसको हम पिंजर का पार्ट बोलते हैं 12, इनमें बीमारी बहुत कम आती है, जल्दी नहीं आती। इनकी बीमारी का कारण दरअसल हमारे पेट में, हार्ट में, लीवर में इस सब कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसका एडवर्स इफेक्ट जाकर इसमें स्पाज्म आ जाता है, पेन होती है, उसकी वजह से होते हैं। ये जल्दी इसमें ना तो झटका लगता है, ना ही जल्दी उसका कुशन ख़राब होता है। और रीढ़ की हड्डी का कुशन लंबर से ज़्यादा ख़राब होता है, सर्वाइकल से नहीं होता। लंबर में रीढ़ की हड्डी की बीमारी आती है 5 से। अगर 5 नंबर में कोई बीमारी आती है 5 में, तो 5 नंबर के मन के होते हैं, 5 ही हमारे पास सैकल के होते हैं, ठीक है। इसलिए आपने कभी एक्सरे भी देखा होगा, या कुछ और चीज़ भी देखी होगी, जब लंबर में पेन आती है तो साथ में डॉक्टर सैकल की लिख देते हैं, हालांकि सैकल की बहुत कम पेन होती है। सैकल अगर साथ में लंबर के साथ जिस जोन में जुड़ता है, जैसे ऊपर वाला पार्ट है हमारा 4-5, अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो डॉक्टर लिखेंगे इसके S1 में भी है, क्योंकि S1 सैकल का स्टार्टिंग है। जो सैकल है उसको मेरुदंड भी बोल देते हैं। रीढ़ की हड्डी को कंप्लीट को भी मेरुदंड बोलते हैं, मगर उसको भी मेरु बोलते हैं। मेरु का मीनिंग होता है, मेरु हमारे एक पहाड़ है जिसके ऊपर सारा वजन टिका हुआ है। ऐसे जो रीढ़ की हड्डी है, इसका जो सैक्रल है, मेरु मन का है या मेरुदंड है, वो रीढ़ की हड्डी की सारी चीज़ का बैलेंस बनाकर अपने पे रखता है। और जो पूछल की हड्डी है उसका बैलेंस बनाती है। पूछल की हड्डी में दूसरा हमारी बॉडी के जो ऊपर से सेंसी का रिफ्लेक्शन वापस माइंड में जाता है, माइंड से फिर ब्रेन में जाता है, वो उसकी वजह से अच्छा रहता है। अगर पूछल की हड्डी में खराबी आ जाए तो हमारी सोच जो है वो डिस्टर्ब होती है। हमारी सोच 2 चीज़ों से चलती है, एक गाल ब्लडर से, एक पूछल की हड्डी से। जितनी बढ़िया पूछल की हड्डी होगी आदमी की और गाल ब्लडर होगा, उतने बढ़िया उसके डिसीजन होंगे और उतना भी वो नीडर रहेगा। तो रीढ़ की हड्डी का ऐसे सिस्टम है। उसके आगे जो आप पेन की बीमारियों की बात करते हैं आप करिए, मैं आगे बताता हूँ। आप रीढ़ की हड्डी की जैसे आपने बीमारियों के बारे में हमें बताया, तो उसके होने के सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं? कॉजेज़ तो ऐसा होता है जैसे सर्वाइकल की बीमारी है, ये रीढ़ की हड्डी की अपनी बीमारी नहीं है। सर्वाइकल का जितना भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ये सब डॉक्टरों का मिसगाइड किया हुआ सोसाइटी को है। एलोपैथी ने तो बिल्कुल ही, खासकर के अमेरिका इंग्लैंड के लोगों ने तो टोटली इस पर काम ही नहीं किया। उन्होंने तो थ्योरी बना ली, वो थ्योरी हमारे पढ़ा रहे हैं, वही आगे आगे पढ़ा रहे हैं। मेरे पास जितने भी सर्वाइकल के केस आते हैं,
मेरे पास कोई भी शायद जल्दी पेंडिंग केस नहीं रहता है। 1-2 महीने में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस 101 क्योर हो जाता है, दोबारा ज़िंदगी में होता ही नहीं। उसका रीज़न जो है सर्वाइकल का, दरअसल रीढ़ की हड्डी नहीं है इटसेल्फ। रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती सर्वाइकल में, और डॉक्टर लिखते रहते हैं, जब भी बात करेंगे लिखेंगे। अगर डॉक्टर के भी मनकों में देखेंगे थोड़ा थोड़ा सभी के फ़र्क होता है। रीढ़ की हड्डी का रीज़न होता है हमारा स्टोमिक। स्टोमिक में क्या होता है, लीवर और गॉल ब्लैडर और स्टोमिक। क्या होता है, जो पहले भी मैंने आपको गॉल ब्लैडर पे जब काम किया था आपको बताया था ना कि हमारा सर्वाइकल का कारण हमारा जो है ब्लैक फ्लूइड है। हमारी बॉडी में 4 फ्लूइड होते हैं, जो आयुर्वेद और यूनानी दोनों बहन भाई हैं। यूनानी में रीढ़ की हड्डी पे बहुत काम हुआ है, आयुर्वेद में भी हुआ है, मगर यूनानी में बहुत ज़्यादा हुआ है। जो यूनानी मेडिसिन थी ये अरेबिक मेडिसिन है, इनसे ही एलोपैथी बनी है। तो जितनी भी अल-किंडी की किताबें हैं, इब्न सिन की किताबें हैं, और जितने भी बढ़िया अल जाफरी की किताबें हैं, तो जैसे अल जाफरी ने पहले उस पर चेचक पे काम किया था, और चीज़ों पे किया, तो वेस्टर्न लोगों ने वही उठाकर उसको अंग्रेजी में एडिट किया हुआ है, और ज़्यादा काम नहीं किया उन्होंने, उनका बेसिक काम नहीं है। जो रीढ़ की हड्डी है ना, जो मैं आपको कह रहा था, ये उनका काम है। गॉल ब्लैडर पे मैंने उसी से काम किया। गॉल ब्लैडर क्या करता है, इसमें 4 फ्लूइड होते हैं। एक रेड फ्लूइड है, एक येलो फ्लूइड है, एक ग्रीन है, एक ब्लैक फ्लूइड है। दरअसल ब्लैक फ्लूइड क्या है, जो हमारा रेड है वो तो ब्लड है, उसके बाद जो येलो है वो हमारा पित्त रस है, जो ग्रीन है पित्त रस के साथ नीचे वाला रस जब मिलता है तो कड़वा हो जाता है, वो तेज ग्रीन बन जाता है, उसको ज़्यादा अग्नि कहते हैं। उसके बाद जो नीचे वाला है वो ब्लैक फ्लूइड नहीं होता, उस पर शेडो रहती है। शेडो की वजह से वो श्लेष्म होता है, वो भारा रहता है। वो भारा जब हमारी बॉडी की एनर्जी और लीवर की एनर्जी कम होती है, वो लीवर से गॉल ब्लैडर में सर्कुलेट हो जाता है। गॉल ब्लैडर ने फिर आगे हमारे स्टोमक में जाकर छोटी आंत में अग्नि का बैलेंस बनाना होता है, जठर अग्नि का। और जब वो ब्लैक फ्लूइड जो होता है वो शैडो की वजह से ब्लैक रहता है, वैसे वो श्लेष्म फैमिली का है, कफ फैमिली का है। जब उसका बहाव उधर बढ़ जाता है तो उसमें हमारी अग्नि कम हो जाती है। अग्नि कम होने से क्या होता है, हमारा हाजमा ख़राब हो जाता है। जब हाजमा ख़राब होता है तो हमें बिंड और कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, और ऊपरले चैम्बर में हमारे तेजाब बढ़ जाता है, क्योंकि तेजाब मिक्स नहीं होता, बर्निंग नहीं होती। वो तेजाब और गैस जब यहाँ से बढ़कर, कभी देखें जिसको गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम होगी उसकी ये सेकंड मेरिडियन को दबाएं, बहुत पेन होगी। जहाँ से जाकर ये फिर यहाँ से होता हुआ, आँख से होता हुआ हेड में चला जाता है। ये हेड में जाकर फिर ये दोनों ये जो हमारे सर्वाइकल के ये हैं, एटलस के नीचे जाकर जो 3 और 4 मनके हैं, उनमें स्पाज्म आ जाता है, जिससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है। वो 3 नंबर और 2 नंबर ही हमारे शोल्डर को, हमारी बाजू को कंट्रोल करता है और हेड को पेन देता है। उसी वजह से सर्वाइकल होता है। सर्वाइकल दरअसल जो है रीढ़ की हड्डी का रोग नहीं है, वो पेट का रोग है। उसे अनजान लोगों ने, जिन्होंने कभी पूरी स्टडी नहीं की, ना किसी केस का अध्ययन किया है, रीढ़ की हड्डी से जोड़कर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक्सरे में भी वही लिखते हैं, MRI में वही लिखते हैं, क्योंकि जो फीड कर दिया वही हो रहा है। उसके आगे थ्रासिस है, उसमें कम आता है। लंबर है। एक्चुअली पेन होती क्यों है, हमारी रीढ़ की हड्डी में एक सेंसरी होती है। सेंसरी संदेश ब्रेन से लेकर बॉडी को जाती है और वापस लेकर आती है। ब्रेन फिर मोटर नर्व से उस जगह काम कराता है, और जो ब्लड वेसल है तीसरी, वो ब्लड को लेकर जाती है। एनर्जी, प्राण वायु, ऑक्सीजन सब उसकी वजह से जाता है। दूसरे फ्लूइड हैं, वो फ्लूइड नहीं कह सकते, मतलब मैटर कह सकते हैं, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। ऐसे 5 चीज़ें रीढ़ की हड्डी में चलती हैं। जहाँ हमारे रीढ़ की हड्डी में वर्टेब्रे मिलते हैं, उन वर्टेब्रों के बीच एक कुशन होता है, ठीक है, जिसको डिस्क बोलते हैं, जिसको गद्दा भी बोल सकते हैं। वो कुशन और जग का फंक्शन, ये 2 मनके हैं ना, 2 मनके के बीच, जैसे हम किसी चीज़ को इसको रख लेते हैं गद्दे की तरह, ये 2 मनके हैं, इनमें गद्दा रख लिया कि ये आपस में रगड़ ना खाएं, जंप लेते रहें। वो जो कुशन है उसको कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज जो है उसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होती, अनरिपेयरेबल होता है कार्टिलेज। फिर और मन का वो आगे क्या होता है, लिगामेंट्स और टेंडन से बुना होता है, उसके ऊपर फिर मसल का ग्रिप होता है, फिर स्किन होती है। ऐसे इनके बने होते हैं। जब हम क्या करते हैं, कभी कोई जर्क लग जाए, कोई और जग जाए,
तो तब ये जो है कुशन हिलते हैं। जहाँ क्या होता है, हमारे खान पान में जब कोई प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा रीढ़ की हड्डी की बीमारी झटके से कम खराब होती है। जितनी भी बीमारी है शरीर में है, चाहे वो हार्ट की बीमारी है, चाहे वो कैंसर की बीमारी है, चाहे जो सो कॉल्ड जो आजकल जो वायरस इन्होंने उड़ाया था, ह्यूमन बाइटा नीमो वायरस, जिसके बारे में मैंने काम किया था। अब वर्ल्ड WHO को भी, इंडिया को, सबको विड्रा करना पड़ा। अभी र्यूमर है भी र्यूमर थी। चाहे वो है, चाहे वो कोविड है, चाहे जो नमी जो इम्यूनिटी की बात करते हैं कि नया बिटके बैक्टीरिया आ रहा है, उसकी बात भी अब करेंगे। वायरस आ रहा है, लोग मर रहे हैं। लोगों को कोई भी वायरस और बैक्टीरिया धरती पे नहीं मार सकता अगर किसी का खान पान, इम्यून सिस्टम ठीक है। क्योंकि बॉडी कुदरत ने जितनी देर लाइफ दी है सर्वाइवल के लिए है। सर्वाइवल के लिए कुदरत हमें खाने पीने के लिए बहुत बढ़िया गिफ्ट करता है। जब हम नेचर का दिए हो गिफ्ट नेचुरल खाना नहीं खाते, उस हिसाब से काम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, सोचते नहीं, पढ़ते नहीं, उस ढंग से अब काम कर नहीं करते, तो हमारा बॉडी सिस्टम ख़राब होता है। उसमें या तो हमारी सोच ख़राब हो जाती है, जहाँ हमें टेंशन हो जाती है, जहाँ सप्रेशन हो जाता है, जहाँ डिप्रेशन हो जाता है, जहाँ हम भागे रहते हैं, भागा दौड़ में खाना खाते हैं, खाना ठीक नहीं खाते, सोते ठीक नहीं हैं, ऐसे में हमारा बॉडी सिस्टम ख़राब होता है और हाजमा ख़राब होता है। और फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड में वो एनर्जी नहीं होती, ना बॉडी हजम करती है, उससे पेट में कभी गैस बनती है, कहीं कब्जी बनती है, कभी उसमें एसिडिटी बनती है। दरअसल जोड़ों के जितने भी दर्द हैं, प्रॉब्लम है, जितने भी पेन के कारण हैं, वो हमारा स्टोमिक है। स्टोमिक से जब भी गैस बनेगी, हमारे जितने जॉइंट पेन के भी केस हैं, चाहे वो घुटनों का है, चाहे वो ये कूनियों का है, चाहे फ्रोजन शोल्डर का है, चाहे रीढ़ की हड्डी के स्पाइन के मनकों का है, वो सिर्फ उसकी वजह गैस है। गैस जिसे बात बोलते हैं, बात पित्त और कफ। वो बात क्या है, जैसे हम खुले आसमान में अपने कपड़े सुखाते हैं, अगर हवा ज़्यादा चलती है क्या होता है, जल्दी सूख जाते हैं कपड़े, ठीक है। ऐसे ही जब ये वायु हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो जाती है, ब्लड जो दूषित होने लगता है, तो ये जॉइंट में जहाँ खाली जगह है वहाँ जाकर टिक जाती है। उससे वायु के कारण जो जॉइंट के कुशन हैं, चाहे रीढ़ की हड्डी के हैं, चाहे घुटनों के हैं, चाहे कूनियों के हैं, चाहे शोल्डर के हैं, वो क्या होते हैं, उनसे ड्राई हो जाते हैं। ड्राई होने से उनका ग्रीस खत्म होने लगता है, ग्रीस खत्म होने से आपस में रगड़ होने लगती है, वो उसका कारण पेन होता है। अगर उसको हम नहीं कंट्रोल करते, आहिस्ता आहिस्ता रगड़ होती रहती है, फिर बड़ियाँ भी अपनी बोन्स में भी, उनके सिरों जॉइंट में भी प्रॉब्लम आने लगती है। फिर प्रॉब्लम बढ़ती बढ़ती कई बारी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, कई बारी RA फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है, कई बारी उसका ज़्यादा रगड़ लगती रहे, कोई प्रॉब्लम आती रहे, उससे कैंसर भी डेवलप हो जाता है जोड़ों में। रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो गई हो तो उसका कैसे पता चलता है? उसका देखिए, हम हैं, बैठे हैं, अगर हम बैठने में हमें थकावट हो रही है, हमें काम करने में थकावट हो रही है, कोई चीज़ उठाने में थकावट हो रही है यहाँ से, और हमें खड़ा होने में थकावट हो रही है, कोई एक्सरसाइज करने में थकावट हो रही है, इट मीन्स रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो गई है, आपके बटेबरे कमज़ोर हो गए हैं, आपके जॉइंट कमज़ोर हो गए हैं, आपकी स्पाइन कमज़ोर हो गई है। कमज़ोरी का तो आपको पता लगता है। डॉक्टर साहब, नसें दबने से भी क्या कोई रीढ़ की हड्डी की परेशानियाँ होती है? हाँ, होती है। एक्चुअली क्या होता है, रीढ़ की हड्डी में जो स्पाइनल कॉर्ड है, कॉर्ड का मतलब जिसमें हमारी एक बेन 5 चलती है, ठीक है, जैसे केबल होती है, केबल का मीनिंग भी कॉर्ड ही होता है। उसमें क्या होता है, ये जो वर्टेब्रा है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ठीक है, इनके बीच में एक कुशन है। ये देखिए, ये कुशन है, ये कुशन जो है लचकदार कार्टिलेज का बना होता है, ताकि थोड़ा उसको उसमें लचक रहती रहे। जब क्या होता है, जब ये ड्राई हो जाता है, जब किसी ढंग से ये हिल जाता है अपनी जगह से, ये जो इसके अंदर बेन जा रही है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे सेंसरी है, चाहे मोटर नर्व है, चाहे ग्रे फ्लूइड है, चाहे वाइट फ्लूइड है, जो भी है, वो जब ये कुशन दबेगा उस जगह पे, जहाँ तो ये स्ट्रेट जा रही थी सीधी, अब इसमें थोड़ा बेंड पड़ गया। जब बेंड पड़ेगा तो क्या होगा, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। जब सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, वो वेन वहाँ से फूलेगी थोड़ी, जब फूलेगी तो जोर लगेगा, तो जोर लगेगी तो ब्लड आगे जाने में या सेंसरी में, मोटर नर्व में जो भी प्रॉब्लम आएगी उसमें जाने में मुश्किल होगी। जब मुश्किल होगी तो फूलने से क्या होगा, वहाँ स्पाज्म आएगा, सोजिश आएगी, जहाँ सोजिश आएगी ब्लड कम जाएगा, सोजिश आने से वहाँ दर्द होगा। यही कारण है, वो चाहे लंबर में होता है, चाहे थ्रासिस में होता है, चाहे यहाँ होता है। हालांकि सर्वाइकल में गैस बाहर से जाती है,
उसकी वजह से जाकर वो वर्टेब्रे में गैस फंस जाती है, तो वो उसको सर्कुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ये सर्वाइकल का कारण होता है। अगर किसी को डिस्क की प्रॉब्लम हो गई हो तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है? डिस्क की प्रॉब्लम के लिए पहले तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से ठीक हो जाती है। अगर कोई बड़ी चोट लोकल ही लग जाए, डिस्क वहाँ कोई वर्टेब्रा फ्रैक्चर हो जाए या डिस्क अपनी स्पेस से हिल जाए, तो उसके लिए सर्जरी तब है, वरना तो 99% केस ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, एक्सरसाइज से ठीक हो जाते हैं, जहाँ जड़ी बूटियों से या दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। एलोपैथी में भी उसका इलाज है, मगर वो स्टीरॉयड है, वो पक्का इलाज नहीं है। आयुर्वेद में, यूनानी मेडिसिन में, चाइनीज़ी में, लोकल रेमडीज़ जो है होम रेमडीज जिसे बोलते हैं, नेचुरोपैथी में, सिद्धापैथी में, इनके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हैं, क्योंकि ये इतने कारगर ट्रीटमेंट हैं। क्योंकि एलोपैथी तो 1921 से आई है, उससे पहले तो है ही नहीं है। ये जो सिस्टम है हमारे, ये हज़ारों साल पुराने हैं, इनके पास बहुत देर का, बहुत उम्रों का अध्ययन है। हम क्या करें, अब देखिए, एक चाइना ने नवी खोज की, क्या खोज की कि 45 दिन हम लोगों ने हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया। पहले त्रिफले का विरोधता करते थे कि त्रिफला बॉडी को ख़राब नहीं करता। जब हम लोग कह रहे थे, जो हमारे बाप दादे परदादों से लाखों सालों का एक्सपीरियंस था, जिसको हम कह रहे त्रिफला गुणाकारी है, पीढ़ी दर पीढ़ी तजर्बे से, उनको तो जीरो बना रहे हैं। आप 20-25 पेशेंट का डाटा कलेक्ट करके उनको साइंटिफिक बना दिए। अरे बहुत हंसी वाली बातें हैं साइंस के पास रिसर्च की। क्या कि आप जो दूध पी रहे हैं, किसी को, डॉक्टर को नहीं पता, किसी साइंसदान को, लैब को नहीं पता कहाँ से आ रहा है, वो आर्टिफिशियल बन रहा है। जब मझ दे रही है, जब मझ क्या खा रही है, आप खाना खा रहे हैं, कणक खा रहे हैं, कणक में आपको किसी साइंसदान को नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता, वो कणक नेचुरल हो रही है, उसमें कितनी खाद डाली गई है, कैसी ज़मीन हुई है, किस क्लाइमेट में हुई है, किस ऐसे ही जितनी सब्जियाँ हैं, कणक है, फ्रूट्स हैं, किसी को कुछ नहीं पता। वो तो आप नॉन साइंटिफिक खा रहे हैं। कोई डॉक्टर है, चाहे वैज्ञानिक है, चाहे कोई भी है, जहाँ गाड़ी के ब्रेक मारता है, कहीं परोठे खा रहा है, किसी रेडी पे चाट खा रहा है, कहीं भी फास्ट फूड खा रहा है। जब गोली की बात आ गई तो उसको कहता है साइंटिफिक क्या है, इसका साइंटिफिक फार्मूला बताइए पहले, फिर देंगे। ये सारा एक्सप्लॉइटेशन है सोसाइटी की। इसलिए बीमारियों का इलाज पहले दिन से, बीमारी हैं पहले दिन से ही हमारे लोगों के पास बीमारियों की विजडम है, मेरे अकेले पास नहीं है। मगर दुख का कारण ये है कि हम लोग ये एजुकेशन की बातों में आकर अपनी जो ज्ञान को, अपनी विजडम को हमने फेंक दिया। ये किताबों वाले झूठे ज्ञान को उठाकर सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब, डिस्क की प्रॉब्लम के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज लाभदायक होती हैं? हाँ, डिस्क की प्रॉब्लम के लिए जो एक्सरसाइज, एक तो होता है पुशअप, आराम से करें अगर डिस्क की प्रॉब्लम आती है। पुशअप से क्या होता है, जब हम ऐसे करते हैं, हमारी सारी रीढ़ की हड्डी एक्सरसाइज करती है, ठीक है। दूसरा, इसको ये आप अपने दोनों हाथों को ऐसे रखें, ये अब हमारे आगे के पाँव को आगे बल उठाएं, ऐसे जाएं, फिर नीचे करें, ऐसे जाएं, फिर नीचे करें, ठीक है। तीसरा जो है, इसको ऐसे घुमाएं, फिर इसको लेफ्ट राइट घुमाएं, है। चौथे, ये एक कंधे को पीछे से पकड़े, फिर इसको पकड़ें, यहाँ शोल्डर की, ऐसे कितनी एक्सरसाइज है। उसके बाद ये सर्वाइकल के लिए है, इसको ऐसे घुमाएंगे आप आराम से, फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये सारी वेन्स खींची जाएगी, वर्टेब्रे अपनी जगह आ जाएंगे। अगर किसी जगह वेन में बैंड है, वो सीधा हो जाएगा, पेन खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब, होम रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं डिस्क की प्रॉब्लम वालों के लिए? हाँ, होम रेमडीज़ हमारे घरों में सभी जगह है, अकेले इंडिया में नहीं, पूरे एशिया में है। एशिया होम रेमडीज़ का भंडार है। एशिया की किचन को ही बेसिकली ड्रग स्टोर बोलते हैं, स्पेशली इंडिया की किचन को। उसमें क्या है, हमारे पास रीढ़ की हड्डी में कि सर्कुलेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम आती है। उसमें देखिए, आप काढ़े ले सकते हैं। जैसे काढ़ों में क्या है, अर्जुनिया है, गोरखमुंडी है, ब्रह्मडंडी है, दालचीनी है, पुन्ननेवा है, गोखरू है, कितनी चीज़ें हैं। इनको इकट्ठा करो, काढ़ा दो। पुन्ननेवा क्या करेगा, ब्लड को प्योरीफाई करेगा। गोखरू क्या करेगा, आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। ब्रह्मडंडी क्या करेगी, और गोरखमुंडी, ये सेंसरी और मोटर नर्व को एकदम मैसेज के लिए फिट कर देगी। ग्रे मैटर और वाइट मैटर को एक्टिवेट करेगी अगर बीमार हो रहा है।
तो यही चीज़ों की प्रॉब्लम आती है। दालचीनी जो है वो उसकी थोड़ी तसीर गर्म होती है, खून को प्योरीफाई करती है। जहाँ हमारे शुद्ध मैसेज जा रहा है और साथ में प्राण बाजू को एक्टिव करती है, प्राण बाजू पूरी जा रही है, ब्लड पूरा मिल रहा है, तो बीमारी कहाँ आएगी। इसको कितनी मात्रा में लेना चाहिए? इसको इनका 4-5 ग्राम का काढ़ा लेना चाहिए। साथ में थोड़ा सौंठ होता है, सूखा हुआ अदरक होता है, और मीठी सिरिंजें हैं। वो मीठी सिरिंज जो होती है, हमारे जब प्रॉब्लम आती है जोड़ों में, एक तो यूरिक एसिड वहाँ इकट्ठा होने लग जाता है, दूसरा कोई भी मैटर जो जोड़ में इकट्ठा होता है, जो मीठी सिरिंज है उसको साफ करके वो सिस्टम से बाहर निकाल देती है। ठीक है। फिर कमर कस है। कमर कस जो हमारी बेन्स के, लिगामेंट्स के, टेंडन्स के अंदर जो कमजोरी आती है, दूसरा लिगामेंट्स और से जो जकड़े होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, उनको दोबारा कस देता है। ठीक नहीं, ऐसे कितनी ही जड़ी बूटी हैं जो ठीक हो जाती है। उनके लिए कोई हमें बाज़ार से दवाई लेने की ज़रूरत नहीं। बाहर की दवाई तो हमें पता नहीं है इसलिए लेते हैं, मगर वो दवाइयाँ कारगर भी नहीं है। वो एक चीज़ को ठीक करती है, 5 बीमारियाँ लगा देती है। कौन सा खान पान रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है? देखिए, हमारी बॉडी के लिए खान पान जो ठीक है वही सारे शरीर को मजबूत करता है। हमारी 3 किस्म की बॉडी की प्रवृत्ति होती है, वात, पित्त और कफ। किसी पे वात डोमिनेट करती है, किसी पे पित्त डोमिनेट करती है, किसी पे कफ डोमिनेट करती है। जो फूड वात, पित्त और कफ का बैलेंस्ड बना दे उसको बैलेंस्ड फूड कहते हैं। उसकी बॉडी अपने आप ही ठीक हो जाती है। जैसे हमारे खाना है, खाने के स्वभाव हैं 5 किस्म के हैं, हवा 5 किस्म की है, 5 किस्म के एलिमेंट्स हैं, लंबा काम है। जैसे हम एक खाना वो है जो जिसका स्वभाव खाने का डाउनवर्ड है, जिसको खाने से कब्जी नहीं होती। जितने भी सीड आप खाएंगे, चाहे मूंगी खाएं, चाहे मटर खाएं, चाहे चना खाएं, चाहे बादाम खाएं, जो कुछ भी खाएं, उनसे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। दूसरा एक वो खाना है जो बॉडी को गैस बनाता है, फुलाता है, पेट फूलता है उससे, वो बादी खाने हैं, है ना। जैसे अब फ्रिज में कड़ी पड़ी है पुरानी, गोभी पड़ी है, आलू पड़े हैं, बल कितने भी जो बैदर बादी वाली चीज़ें हैं, जब वो खाएंगे पेट में गैस बनेगी, वो गैस से बीमारी आएगी। एक खाना वो है जो इसका स्वभाव अंदर की तरफ है, इनवर्ड है। एक का स्वभाव नीचे की तरफ है, उसको डाउनवर्ड कहते हैं। जिसका स्वभाव बाहर की तरफ है उसको आउटवर्ड कहते हैं। जिस खाने का अंदर की तरफ है, जैसे वो क्रैम्प्स डालेगा, ये खाना पड़ा है जब फ्रिज में पड़ा है, कोई ज़्यादा पुदीना उसमें यूज़ किया हुआ है, ज़्यादा नींबू यूज़ किया हुआ है, या इमली यूज़ किया हुआ है, या ज़्यादा खंडी तसीर के खाने हैं, जब हम खाएंगे तो क्या होगा, बॉडी में क्रैम्प्स पड़ेंगे, अंदर को खींची जाएगी। एक और चौथी किस्म का खाना वो है जिसका स्वभाव ऊपर की तरफ जाता है, खाने से अपवर्ड है। वो अपवर्ड खाने कौन होते हैं, जो फ्लेमेबल होते हैं, जो जिनमें फ्लेम होती है, जो ऊपर को उड़ते हैं। जैसे खुशबू वाली चीज़ कोई भी खाएंगे ऊपर को जाएगी। जब कोई दारू या शराब या बियर ज़्यादा पिएगा उसको टटी नहीं लगेगी, उसको उल्टी लगेगी, है ना। इसलिए जितने फ्लेमेबल खाने हैं, अपवर्ड खाने, एक खाना वो है 5वीं किस्म का जिसमें बैलेंस होता है, जो कफ भी नहीं बढ़ाता, पित्त भी नहीं बढ़ाता, श्लेष्म जिसे कहते हैं, कफ उसे कहते हैं, पित्त जिसे गर्मी को कहते हैं, बात गैस को कहते हैं। जो तीनों को मकदार को सही रखता है। सही मकदार जब खाना खाएंगे उससे आपका प्लाज्मा सही बनेगा। जब प्लाज्मा सही बनेगा तो खून शुद्ध बनेगा, खून शुद्ध रहेगा तो स्किन शुद्ध रहेगी, स्किन शुद्ध रहेगी तब मैदा जो फैट है हमारे अंदर वो ठीक रहेगी। उसके आगे उनसे 80 बनी हड्डियाँ वो मजबूत बनेगी, हड्डियाँ ठीक रहेगी तो हमारी बोन मैरो ठीक बनेगी, उससे शुक्र बनेगा तो शुक्राणु ठीक बनेंगे। बॉडी का सारा सिस्टम अगर सही खाना खाते हैं उसी से बनता है। रीढ़ की हड्डी में अगर प्रॉब्लम आती है, जॉइंट में प्रॉब्लम आती है, आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम आती है, स्किन में प्रॉब्लम आती है, बाल भी झड़ते हैं, आपको कोई भी बीमारी होती है, लेडीज़ को चाहे मेंसेस की है या मेंसेस ना आने की है, चाहे लेडीज़ को यूट्रस की प्रॉब्लम आ रही है, चाहे ब्रेस्ट में फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी खाने की वजह से और सोचने की वजह से है। बीमारी
समाज में कोई नहीं, कुदरत ने कोई बीमारी शरीर के लिए नहीं दी, हम बीमारियों को आप लेकर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप इनवर्ड्स खाने की बात कर रहे थे कि इनवर्ड फूड होता है, तो उसमें आपने पुदीने की बात करी, तो लोग पुदीने की चटनियाँ भी खाते हैं, तो वो क्या खाना हाँ, सही है? बहुत आपने अच्छी बात करी। देखिए ऐसा होता है, पुदीने की चटनी, धनिया, इमली, जहाँ जितनी भी और ठंडी तसीर की चीज़ें हैं, ठीक है, वो बुरी नहीं है, उसकी एक मिकदार है। जब मिकदार से ऊपर आप जाते हैं, कोई चीज़ को खाते हैं, तब बॉडी में ठंडी आती है। जैसे हमने खाना खा लिया है ना, खाने के लिए हम पानी पीते हैं, अगर हम ठंडा बर्फ़ वाला पानी खाने के ऊपर पीते रहेंगे, क्या होगा? अपनी खाना नहीं पचेगा, अग्नि हमारी जो है वो ठंडी हो जाएगी, हाजमा ख़राब हो जाएगा। हाजमा ख़राब हो जाएगा तो सलीसम ज़्यादा बनेगा, बस ज़्यादा बनेगा तो हाजमा जब, तो हमारा क्या होगा, जो प्लाज्मा ठीक नहीं बनेगा। जब प्लाज्मा ठीक नहीं बनेगा, जो खून है अम्प्योर हो जाएगा, दूषित बन जाएगा। अगर खून दूषित है तो स्किन भी दूषित है, स्किन दूषित है तो हमारा मैदा जो अंदर फैट बन रही है वो भी दूषित है। जब उससे आगे बोन डेवलप होगी, वो भी कमज़ोर पैदा होगी। अगर बोन कमज़ोर है, उसी से बोन मैरो बननी है, ठीक है, वो कमज़ोर हो जाएगी। उसी से हमारा शुक्र बनना है, वो भी कमज़ोर हो जाएगा। उसी से हमारे स्पर्म बनने हैं, वो भी कमज़ोर हो जाएगा। स्पर्म से हमारे बच्चे बनने हैं, वो आगे जाकर बीमारियों का शिकार बन जाएंगे। इसलिए मेन जो बात है, आके हमारे खान पान पे और रहन सहन पे और सोच पे और कामकाज पे और एक्सरसाइज पे और समाज में रहने के ढंग से ही टिक जाती है आकर। यही सही हेल्थ है, यही बीमारियों का इलाज है। डॉक्टर साहब, रीढ़ की हड्डी की अगर किसी को परेशानी हो गई हो तो उसे किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, किन किन बातों पे परहेज करना चाहिए, क्या चीज़? देखिए, रीढ़ की हड्डी में किस जोन में क्या प्रॉब्लम आई है, पहले तो उसको ये पता होना चाहिए। अगर सर्वाइकल में है तो सिंपल बात है, खाने की है, ठीक है। अगर उसमें थोरासिस में जल्दी आती नहीं है, अगर उसके लंबर जोन में कोई प्रॉब्लम है, वो देखना है लंबर जोन में किस में है, ठीक है। जैसे हमारे साइटिका की प्रॉब्लम अक्सर आती है, वो उसको कौन डील करता है? हमारा 12 नंबर 1, 2, 3 मन का। जब वहाँ गैस आएगी तो साइटिका पेन आ जाएगी, ठीक है। इसलिए गैस को ठीक करना है तो साइटिका पेन ठीक हो जाएगी। आपको हैरानी होगी, मेरे पास जितने भी साइटिका पेन के पेशेंट आते हैं, वैसे तो फर्स्ट डे ठीक हो जाते हैं, नहीं महीने से एक भी पेंडिंग नहीं रहता। 10-10 साल के होते हैं, लाखों डॉक्टर उनको सर्जरी रिकमेंड करते हैं। आज तक मेरे पास जितने भी केस आए, सिर्फ एक केस दिल्ली का था, उसका बटिबरा जो था वो पास में जुड़ा हुआ था, वो मैं दवाई से ठीक नहीं कर सकता, एक भी पेंडिंग नहीं है। डॉक्टर साहब, सुबह उसके आगे जब आगे जो पूंछल की हड्डी है, अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो हमारी सोच में पूंछल और साथ में सैकर में आ जाए तो हमें चलने में दोनों में मुश्किल आ जाती है। अगर साथ में लंबर में आ जाए, लंबर 4-5 में आ जाए, साथ में 1, 2, 3 सैकर में आ जाए, उसके बाद पूंछल की हड्डी में आ जाए, फिर आदमी बेड रिडन बन जाता है। फिर उसको बहुत मुश्किल से ठीक किया जाता है। प्रॉब्लम तो आती है मगर वो भी ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, जिनकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं तो उनको मजबूत करने के लिए क्या होम रेमेडी है? होम रेमेडीज़, अपना खाना सही खाएं, सही टाइम पे उठें, सही सोचें, सही एक्सरसाइज करें। होम रेमेडीज यही है। वो कोई तो कहता है कैल्शियम खा लें। कैल्शियम धरती माता में जो भी फूड ग्रो होता है उसमें सभी में होता है। आप देखिए, मेरे पास मज़दूर काम करते हैं, ये कौन सा कैल्शियम खाते हैं, कौन सा दूध पी रहे हैं जी? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 40-40 किलो वेट उठा रहे हैं, 70-70 साल के ये लोग हैं। तो यहाँ मेडिकल साइंस कहाँ गई? कहाँ गया विटामिन बी? कहाँ गया विटामिन डी? कहाँ गया कैल्शियम? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग्स? सिर्फ हम अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। और ये चीज़ें पढ़ करके तो कैल्शियम खा ले, तो विटामिन डी खा ले। विटामिन डी भरपूर मात्रा में कुदरत में है। जब आप नेचर खुली में काम करेंगे, विटामिन डी आ जाएगा। विटामिन डी ने क्या करना है? कैल्शियम बनाना है। कैल्शियम सब चीज़ों में है। आप दबा कर देखिए, कोई भी चीज़ खा ले, सभी, लहसुन में भी कैल्शियम है, अदरक में भी कैल्शियम है, जो हम पालक की चीज़ें जितनी खा रहे हैं उनमें आयरन और कैल्शियम के भंडार हैं, ठीक है। और चुकंदर में कैल्शियम है, चुकंदर में ब्लड बहुत है, आयरन सारी चीज़ों में भरपूर चीज़ें हैं। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन डी है, 1 है, B6 है, B12 है, हर चीज़ में है। मिनरल्स हैं कि हर चीज़ में है।
सिर्फ बात यह है कि हमारा खान पान सही हो जाए, सही रहन सहन हो जाए, सही काम करने का ढंग हो जाए, सही सोचने का ढंग हो जाए, ये विटामिन श्रावण बॉडी अपने आप ठीक कर लेती है। जब हम डिप्रेशन सप्रेशन में रहेंगे तो बॉडी का फंक्शन ठीक नहीं रहेगा, उससे हमारा स्टोमिक अपसेट रहेगा। स्टोमिक ही हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी और मिनरल सब बनाने वाली एक फैक्ट्री है। जब हमारी फैक्ट्री में हमारा सोच का प्रेशर रहेगा, ये फंक्शन ठीक नहीं करेगी, ये चीज़ें कभी भी पूरी नहीं होगी, ना दवाइयों से होगी, ना हमारे सोचने से होगी, ना हमारे पढ़ाने से होगी। इसके लिए रहन सहन को ठीक करना, सही नेचुरल फूड खाना, नेचर में रहना, लोगों से ठीक बिहेव करना और हमारा हाथ से काम करना, ये ज़रूरी है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो ठीक कभी नहीं होती, क्योंकि रीढ़ की हड्डी जहाँ से टूट गई वहाँ से बॉडी का संपर्क कट गया। सेंसरी को और मोटर नर्व को कोई भी आज तक ऐसी तकनीक नहीं बनी जो जोड़ दे, ना ही ग्रे मैटर को जोड़ सकती है। इसलिए ये भूल जाए, अगर आप ऑपरेशन भी कराएंगे जहाँ से रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, उसके नीचे जिस पार्ट को रीढ़ की हड्डी डील करती थी उसको पैरालिसिस हो जाएगा। डॉक्टर साहब, रूमेटॉइड अर्थराइटिस को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? देखिए, आरए फैक्टर का डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज पे आ गया है, क्योंकि आरए फैक्टर में रोमाटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, हमारी बोन बिंगी हो जाती है। जब जैसे हम घुटनों की है, अगर बोन ऐसे बिंगी होगी तो इनकी अलाइनमेंट ठीक नहीं रहेगी। जब अलाइनमेंट ठीक नहीं रहेगी तो ठीक कैसे कर लेंगे? दवाई से, जो दवाई खाने से या होम रेमेडीज़ से या भोजन से, क्योंकि जो हड्डियाँ हैं ये सीमेंट की तरह हैं। कैल्स जो है, जो जम गया वो मेल्ट तो होता नहीं है, इसलिए वो सीधा नहीं होएगा। इसलिए थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया वो तो ठीक हो जाएगी, अगर हड्डियाँ पूरी बिंगी होगी वो ठीक नहीं होती। डॉक्टर साहब, इन्फ्लेमेशन हो जाती है कईयों को रीढ़ की हड्डी के पास या फिर हाथों में हो जाती है, वो क्या रीढ़ की हड्डी की परेशानी की वजह से होती है? इन्फ्लेमेशन के कई रीज़न होते हैं। इन्फ्लेमेशन में कई बार चोट आती है, उससे हो जाती है। कई बार वाटर रिटेंशन की वजह से किडनी की प्रॉब्लम से आ जाती है, कई बार लीवर की प्रॉब्लम से आ जाती है। इन्फ्लेमेशन को देखना पड़ता है इसकी वजह क्या है, मगर इन्फ्लेमेशन के लिए होम रेमेडीज़ जो हैं वो जितनी दवाइयाँ बनी हैं उनसे कई गुना ज़्यादा घरों में पड़ी है। सिर्फ हमें क्या है, हमें जो बाज़ारी एजुकेशन की ज़रूरत पड़ गई है, आदत पड़ गई है, इसलिए घर वालों की होम रेमेडीज़ को हमने छोड़ दिया। वो इन्फ्लेमेशन को घरों में होम रेमेडीज़ बहुत है। वो ठीक, जैसे मैं आपको गोखरू, पुनर्नेवा, दालचीनी, गोरखमुंडी, ब्रह्मडंडी ये सारे बोले हैं ना, ये किसी तरह की इन्फ्लेमेशन है, चाहे वो चोट से आई है, चाहे लीवर की वजह से आई है, चाहे वो किडनी की वजह से आई है, चाहे वाटर रिटेंशन की वजह से आई है, चाहे ब्रेन की सेंसरी की वजह से आई है, वो सभी को रिकवर करता है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, वेलकम वेलकम। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।